आपको ये बात अटपटी सी नहीं लगती कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने लगभग गिड़गिड़ाती है कि संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, अहम मुद्दों में उनके लिए की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही है कि क्या ईडी के अंदर आपके पास योग्य अधिकारी नहीं है, क्या संजय मिश्रा के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। मगर मोदी सरकार बार बार गिड़गिड़ा रही थी कि इस शख्स के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बतला दूं, अब से कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि संजय मिश्रा के कार्यकाल को जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में बढ़ाया गया है वो सब कानून के खिलाफ है, अवैध है। इसीलिए उनका कार्यकाल जो है 31 जुलाई तक रहेगा। मगर कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर केंद्र सरकार गिड़गिड़ाती है, नतीजा यह होता है 15 सितंबर तक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। मगर अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो बहुत चिंताजनक है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की निगाह से बहुत चिंताजनक है। मेरे एक एक शब्द को सुनिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने जानकारी पेश कर रहा हूं वो मेरे सूत्रों के हिसाब से है और वो बहुत पुख्ता है। और उसके लिए आपको अगले 50 दिन क्या होने वाला है, 15 सितंबर तक क्या होने वाला है, उस पर निगाह डालनी पड़ेगी। आपको निगाह डालनी पड़ेगी 3 राज्यों पर, बंगाल, बिहार और झारखंड। आपको निगाह डालनी होगी कई पॉलिटिकल पार्टीज पर, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और झारखंड के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस के नेता। आपको निगाह डालनी पड़ेगी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर। खबर यह आ रही है दोस्तों कि अगले 50 दिनों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। क्या इस कार्रवाई का मकसद इंडिया को पूरी तरह से तोड़ देने का है? मैं स्पष्ट कर दूं, यहां जब मैं इंडिया कह रहा हूं तो मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं। और यह बात आप भी समझते हैं, आप भी समझदार हैं। तो बड़ा सवाल यह कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा? क्या अगले 50 दिनों में सरकारी कार्रवाई पूरी आक्रामकता के साथ चलेगी? इस बात पर गौर कीजिएगा, और यह बात बहुत टॉप सोर्सेस से सामने उभर कर आ रही है। आपको निगाह रखनी पड़ेगी अगले 50 दिनों में पूरा जो घटनाक्रम है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से इन राज्यों में खास तौर से एक्शन लिया जाता है। एक एक दिन, एक एक हफ्ते और समाचार जो उन राज्यों से निकल कर आ रहा है उस पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर संजय मिश्रा इस सरकार के लिए इतने जरूरी क्यों हैं कि वो अपनी बेइज्जती करवाने जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो संजय मिश्रा का काम कर सके। इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। इसके लिए आज मैं आपके सामने 2 जानकारियां लेकर आया हूं। पहली जानकारी कि खुद संजय मिश्रा का इतिहास क्या रहा है 2014 से पहले, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जो जिरा हुई है ना दोस्तों, वो बहुत कुछ बताती है मोदी सरकार के बारे में। सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा इस शख्स संजय मिश्रा के बारे में। दोस्तों, 2014 से पहले इस व्यक्ति ने निरमा पर भी रेड डलवा दी थी। जी हां, वॉशिंग पाउडर निरमा। इस व्यक्ति को उस वक्त के वित्त मंत्री चिदंबरम ने बाहर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मगर संजय मिश्रा स्वर्गीय अहमद पटेल के बहुत खास थे और अहमद पटेल चाहते थे कि संजय मिश्रा को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी यूटी बनाकर लाया जाए। मगर उस वक्त के गृह मंत्री सुशील शिंदे ने मना कर दिया था। सुशील शिंदे चाहते थे कि इस मुद्दे पर संजय मिश्रा नहीं बल्कि एक और अधिकारी इकबाल चहल को लाया जाए। दिलचस्प बात संजय मिश्रा की यह है कि सत्ता में जो भी हो वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनका काम करने लगते हैं। फर्क यूपीए और एनडीए में, यानी कि यूपीए और मोदी सरकार में यह है कि यूपीए अपने विरोधियों पर इतनी बेरहमी से निशाना नहीं साधती। उस वक्त की कांग्रेस सरकार के पास मौका था पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधने का, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
कार्रवाइयां हुई, मगर उस कार्रवाई को लॉजिकल कंक्लूजन या अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। संजय मिश्रा के बारे में कहा जा सकता है कि वो सत्ता में थाली के बैंगन हैं, मगर पिछले 9-10 सालों से उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है। वो जब से ईडी के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने लगातार विपक्षी नेताओं पर निशाने साधे हैं और तमाम हदों को पार कर दिया। ना सिर्फ विपक्षी नेताओं पर, बल्कि उनके कार्यकाल में मैं आपको बतला दूं कि न्यूज एजेंसीज पर भी रेड मारे गए हैं। सबसे बड़ी मिसाल है न्यूज क्लिक पर चली 114 घंटे की रेड, और आज तक उस मुद्दे पर चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। याद कीजिए संबित पात्रा ने कितने बड़े बड़े दावे, कितने झूठे दावे किए थे न्यूज क्लिक के खिलाफ, मगर आज तक उन दावों को लेकर कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाया है। दोस्तों, इस तरह से इनका काम होता है। जो समाचार संस्थाएं हकीकत आपके सामने लाएं, सच आपके सामने लाएं, इस तरह से उन पर निशाना साधा जाता है। संजय मिश्रा इसीलिए मोदी सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि संजय मिश्रा के बारे में एक शब्द कहा जाता है अंग्रेजी में प्लायबल, और अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो उसका हिंदी में अनुवाद है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मालिकों की सभी बातों को मान लेता है बगैर उस पर सवाल खड़े किए। वो पूरी तरह से प्लायबल हैं और अपने मालिकों का जो भी हुक्म होता है उस पर वो काम करते हैं, पूरी तेजी से काम करते हैं। इसीलिए आपको अगले 50 दिनों पर निगाह रखनी होगी कि अगले 50 दिनों में बिहार, बंगाल, झारखंड और कई राज्यों पर ईडी क्या एक्शन लेने वाली है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता पर खतरा मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिनों में उन पर इस कदर कार्रवाई की जाएगी कि यह गठबंधन टूट भी सकता है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है, अगर आप भ्रष्टाचार से ऊपर हैं, तो जाहिर सी बात है आपको डरने की जरूरत नहीं है। हां, झूठे आरोपों में आपको जेल जाना पड़ सकता है, वो एक अलग बात है, मगर राजनेताओं के संघर्ष का हिस्सा रहती है जेल भी जाना। इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं, मगर अगर आप डरपोक हैं, जेल जाने से डरते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, तो आपका डरना लाजमी है। उसकी ढेरों मिसाल है। महाराष्ट्र की एक मिसाल आपके सामने है। वो पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है जांच एजेंसीज के दबाव में हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था। आदित्य ठाकरे का वो बयान था एकनाथ शिंदे के बारे में कि एकनाथ शिंदे उनके घर आए थे, वो रोए थे और रोते हुए ये कहा था कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर नहीं बैठा तो वो लोग मुझे जेल में बिठा देंगे। ये आदित्य ठाकरे के शब्द हैं। और यही नहीं, करीब 1 दर्जन विधायक आजकल चैन की सांस ले रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि उनमें से कईयों पर ईडी की तलवार लटकी हुई थी। वो तलवार लटकने के बावजूद दोस्तों अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी सरकार में शामिल हो गई है। लिहाजा ये सवाल पूछना तो बहुत जरूरी हो जाता है ना कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि याद कीजिए, राहुल गांधी की 50 घंटे तक पूछताछ होती है, सोनिया गांधी की पूछताछ होती है, ईडी की कार्रवाई के चलते अनिल देशमुख जेल में होते हैं, नवाब मलिक आज भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है। क्या आपको थोड़ा सा भी शक है ज़हन में कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने के लिए किया जाता है? और आने वाले 50 दिनों में उनकी एक कार्रवाई और भी विकराल और भी गंभीर होने वाली है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, मगर कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिलचस्प जिरह हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 15 सितंबर तक संजय मिश्रा ईडी के प्रमुख बने रहेंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई अहम सवाल पूछे। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर मैं आपके सामने कल जो जिरह हुई है, जिस तरह से मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही थी, उसकी एक एक पंक्ति लेकर आए दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। जस्टिस गवई, जी हां, जस्टिस BR गवई ने पूछा, क्या इतने बड़े संस्थान में एक यही अधिकारी है जो इतने बड़े मुद्दे को संभाल सकता है? अदालत ने पूछा, क्या सरकार यह मानती है कि बाकी अधिकारी योग्य ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक चीफ जस्टिस आते हैं।
अब इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। तुषार मेहता ने कहा कि आपके प्रश्न सही हैं, लेकिन यह स्थिति थोड़ी अलग है। FAFT फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े मुद्दे पर संजय मिश्रा की जरूरत है, उनकी स्पेशलिटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रयासों को धक्का लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सुधार की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हमारे देश की छवि पर बट्टा लग सकता है। यह सूची में पहले से ही हमारे कई पड़ोसी भी हैं। सरकार सिर्फ 15 अक्टूबर तक उनकी सेवा विस्तार को मंजूरी देने का आग्रह कर रही है। इससे दो चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा। पहली बात, मोदी सरकार यह कह रही है कि अगर एक संजय मिश्रा नहीं हुआ तो देश की छवि बिगड़ जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक संजय मिश्रा को इतनी अहमियत दे दी है मोदी सरकार ने, उनका विकल्प नहीं है कि अगर वो नहीं गए तो देश की छवि बिगड़ जाएगी? इससे आपको नहीं पता चल रहा कि सरकार किस तरह से काम करती है, अगर उनका यह दावा सही है। यानी कि आपने एक व्यक्ति को इतना महत्व दे दिया है कि कल को अगर वो ना रहे तो देश बैठ जाएगा क्या? बताइए। और बात वहां नहीं रुकती है। अब यह भी कहा जा रहा है कि साहब, एक छोटा और एक बड़ा देश भारत के लिए मुश्किल हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि संजय मिश्रा वहां ना जाएं। अब इसके जवाब में जस्टिस गवाई क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। जस्टिस गवाई ने कहा कि लगता है आपका डिपार्टमेंट ईडी अयोग्य व्यक्तियों से भरा हुआ है। गौर कीजिएगा उनकी शब्दावली, आपका जो ईडी है नाकारा, नाकाम लोगों से भरा हुआ है। क्या कोई भी योग्य अधिकारी नहीं है? एक अधिकारी के जाने से इतना फर्क पड़ जाएगा? जस्टिस गवाई ने कहा कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा? दोस्तों, मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी थे। उन्होंने क्या कहा अदालत में, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस सरकार ने सब कुछ एक ही अधिकारी के कंधे पर डाल दिया है, जबकि सभी संस्थानों में सक्षम अधिकारियों की कमी नहीं है। ईडी प्रमुख के मातहत भी हैं, मंत्रालयों को जानकारी रहती है, लेकिन यहां तो FATF के नाम पर मनमानी हो रही है। अब इसके जवाब में केंद्र सरकार एक और वाहियात दलील पेश करती है, जो आपके स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम आने वाली है, जिसकी वजह से यह बहुत ही असाधारण परिस्थिति है। इससे अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने में देश की पात्रता तय होगी। इसी में नाकाम रहने से पाकिस्तान जैसे देश ग्रे लिस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र के हित में हमने पिछली बार भी अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावित नहीं किया था। प्रशांत भूषण भी वहां मौजूद थे दोस्तों। उन्होंने क्या कहा? प्रशांत भूषण ने दलील दी कि अगर संजय मिश्रा सरकार के लिए इतने ही जरूरी हैं तो सरकार उनको एडवाइजर के रूप में नियुक्त कर सकती है, उनको सेवा विस्तार देने की क्या जरूरत है। बात तो सही है ना दोस्तों? अगर आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इतनी जरूरत है संजय मिश्रा की, तो उनको एडवाइजर बना लीजिए। मगर आपको जरूरत है उनकी ईडी में। अब गौर कीजिए वो बात जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कही थी। अगले 50 दिनों में बंगाल, बिहार और झारखंड, क्या इन 3 राज्यों में कार्रवाई हो सकती है? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मेरे मन में बात आई है, क्या यहां पर कार्रवाई हो सकती है? क्या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, झारखंड के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? इस पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी की हरकत किस तरह से अचूक रही है उसकी मिसाल हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं, दिल्ली में देख चुके हैं। हालांकि दिल्ली की सरकार गिरी नहीं है, मगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि मामला कहां तक बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है विपक्षी गठबंधन को, क्योंकि आने वाले 50 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। इसी मंच पर याद कीजिएगा, मैंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी, और अगले 50 दिनों में क्या क्या होता है उस पर मैं आप तक जानकारी पहुंचाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।